हेलो एवरीवन। तो 1857 का रिवोल्ट हम देख रहे थे। ठीक है, फर्स्ट हमारे इसमें 51st क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से है, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ 1857। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही जो गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट हमारा है, हु वाज द गवर्नर जनरल। सेम क्वेश्चन, आप सिपाही म्यूटिनी कर दिया है, वहाँ पे जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 था। तो ये सिपाही म्यूटिनी 1857 सब एक ही है, गवर्नर जनरल वही था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? आपकी बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये कौन था? ये हर्सले था। ठीक है, बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो हर्सले था। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्सले was the commanding officer during the revolt of 1857 at बैरकपुर। ठीक है, who has made इलाहाबाद the emergency headquarter at 1857। तो किसने बनाया था emergency headquarter? ये लॉर्ड कैनिंग ने बना दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग had made इलाहाबाद emergency headquarter 1857। गवर्नर जनरल at their tenure according to the question। अब देखते हैं, जैसे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर था वो 1786 से 93। फिर सेकेंड टेन्योर उनका स्टार्ट हो जाता है 1805 में। लॉर्ड वेलेस्ली का टेन्योर स्टार्ट होता था 1798 टू 1805 और लॉर्ड विलियम बेंटिक का होता है 1828 टू 1833। लॉर्ड कैनिंग का होता है 1856 टू 1862। तो ये जो है टाइम था। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, what was the main cause of the failure of the revolt of 1857। तो मेन कॉज क्या था? लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं था। ठीक है, सेंट्रल कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी, तो यही फेल्योर का कारण था। ठीक है, ऑल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट फॉर देयर इंटरेस्ट। अपने अपने जो है हित के लिए लोगों ने इसमें भाग लिया। कोई फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं थी, है ना। म्यूटिनी लैक द क्लियर विजन, कोई क्लियर विजन भी नहीं था। तो ये सारे जो है रीजंस थे। नेक्स्ट द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड। क्यों फेल हुआ था? अब देखिए फेल क्यों हुआ था, हमारा सारा सही है। क्यों फेल हुआ था देखते हैं। इट वॉज लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, पहला बात तो था लैक ऑफ यूनिटी ऑफ द पर्पस इन द इंडियन सिपाही। जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश। जो नेटिव किंग्स थे वो जो है ब्रिटिश को सपोर्ट किए। ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड, है ना, एंड ऑर्गेनाइज्ड रदर देन द इंडियंस। तो इनके पास तो कुछ होता नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो जो है उनके पास ज़्यादा जो है मशीन्स थी जिससे वो जो है क्विकली जो है अप्रोच भी कर सकते थे और फायर भी कर सकते थे। तो ये प्रॉब्लम थी। देखिए, एक्सपेंशन इन लिमिटेड एरिया, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ प्लानिंग, नो यूनिफाइड लीडरशिप। ठीक है ना, कोई डिसिप्लिन नहीं था, है ना, और बेटर रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे इंडियंस को जैसा कि ब्रिटिशर्स को थे। ट्रेटर्स का रोल बहुत ज़्यादा था, जो षड्यंत्रकारी थे वो जाके ब्रिटिशर्स से मिल गए थे। ठीक है ना, और आपका नो सपोर्ट फ्रॉम नेटिव रूलर्स। जो राजा महाराजा थे मेन जो है सपोर्टर्स थे, अगर वो सपोर्ट करते तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती। आज सपोर्टर्स नहीं थे, कोऑपरेशन नहीं था। सिख और पंजाबी और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो लोग अलग थे एकदम से, वो तो ब्रिटिश को ही सपोर्ट करने में लगे हुए थे। वो और मेजर कॉज बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब है हमारा द ब्रिटिश were able to support the uprising of 1857 in Rajput states because क्यों? अब ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस करना, मतलब वो जो है रिवोल्ट क्रांति को दबा दिया राजपूत स्टेट्स में। क्यों? राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्यूशनरी। जो राजपूत रूलर्स थे उसने जो है रिवोल्यूशनरीज को कभी सपोर्ट नहीं किया। तो ये रीज़न था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल लॉस्ट देयर लाइफ एट लखनऊ। कौन कौन लखनऊ में अपनी जान गंवा चुके थे? तो नील थे, हैवलॉक थे और लॉरेंस थे। नील, हैवलॉक, लॉरेंस। कौन कौन थे? नील, हैवलॉक और लॉरेंस, तीनों लोगों ने लखनऊ में अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, तीनों लोग। ठीक है, तो जनरल जॉन निकोलसन died in September 1857 during the
एक्विजिशन ऑफ द दिल्ली बाय ब्रिटिश। तो निकोलसन की मृत्यु जो है दिल्ली में ही हो गई थी, ठीक है ना। हेनरी लॉरेंस थे और हैवलॉक और जनरल नील जो है वो लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई थी, प्रोटेक्टिंग इंग्लिश रेजिडेंसी, ठीक है, उन लोग को बचाते हुए इंग्लिश रेजिडेंसी को उनकी जान चली गई थी। 61 में हमारा है कि इनको बहुत ही ज़्यादा हीरोइक वे में दिखाया गया, वो बहुत सारी पेंटिंग किया हुआ ब्रिटिशर्स ने, तो बहुत हीरोइक इसमें दिखाया है कि किस तरीके से जान बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। हालांकि इन्होंने क्या किया था कंट्री में ये नहीं दिखाया गया, तो इससे जो है जो जनता थी वो आंदोलित हो रही थी ब्रिटेन में कि इंडियंस ने हमारे खिलाफ गलत किया है और अब उनको सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके की बातें हो रही थी। ये हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे जब बुक्स वगैरह करेंगे, ठीक है। अब हमारा असर्शन और रीज़न है। असर्शन क्या है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो जो है फ्रीडम नहीं मिल पाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्यों नहीं मिल पाई? रीज़न दिया है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव द पॉपुलर सपोर्ट एंड द मोस्ट ऑफ इंडियन रूलर ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेट शील्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, ठीक है ना। तो ये जो है आपका दोनों ही सही है, बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है, दोनों ही सही है हमारा। अब देखिए इसमें देयर वर वेरियस रीजंस ऑफ फेल्योर, बहुत सारे कारण हैं 1857 के फेल्योर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सपोर्ट ऑफ नेटिव किंग्स ऑफ द मेजर टेरिटरीज टू द ब्रिटिश, जो सपोर्ट था वो ज़्यादातर सपोर्ट किसको था? ब्रिटिशर्स को था, हमें सपोर्ट ही नहीं था कोई, तो ये रीज़न था। Who called the revolt of 1857 a conspiracy? ठीक है, कॉन्स्पिरेसी किसने कहा था इसको? षड्यंत्र किसने कहा था? तो षड्यंत्र जो है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, ठीक है। तो आउटरम और टेलर ने, जेम्स आउटरम और टेलर ने इसे कॉन्स्पिरेसी कह दिया था, ठीक है। सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर viewed that the revolt of 1857 was the result of the Hindu-Muslim conspiracy। इनको हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी ये दिख रही थी और उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी विच टुक एडवांटेज ऑफ हिंदू ग्रेवियंसेस, ठीक है, ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी और इन्होंने हिंदू ग्रेवियंसेस का फ़ायदा उठाया है, ठीक है ना। अब सीले ने क्या कहा? सीले ने कहा इट वाज सिपाही म्यूटनी, सीले के अकॉर्डिंग ये सिपाही म्यूटनी थी। और जे.आर. होम्स कहते हैं कि इट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ठीक है। हमको बार्बर कहा, हमको जो है कहा कि ये सब बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, है ना, एनिमल लाइक हैं, बार्बर हैं, ये लोग बेकार हैं, ठीक है ना, और ये लोग सिविलाइज्ड हैं। तो सिविलाइज्ड पीपल और जो मतलब जो बार्बरिज्म जो करते हैं, मतलब बिल्कुल कोई दया नहीं है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के बीच का ये क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था। ये किसने कहा? ये होम्स ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द मॉडर्न हिस्टोरियंस हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कौन थे? वी डी सावरकर थे। वी डी सावरकर, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। उसमें उन्होंने इसको वेल प्लान्ड रिवोल्ट कहा था, ठीक है, रिवोल्ट कहा था। तो यही है कि किसने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको रिवोल्ट कहा? तो इन्होंने ही कहा था, वी डी सावरकर ने जो है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, पहली जो है लड़ाई थी स्वतंत्रता की हमारी, ठीक है, उन्होंने ये कहा। Who termed the uprising of 1857 as the first war of independence? सेम क्वेश्चन है, वी डी सावरकर जी ने ऐसा कहा था, ठीक है। ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, ठीक है, एस एन सेन जो है ऑफिशियल हिस्टोरियन जो थे एस एन सेन थे, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। हाँ, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था 1857, सिर्फ 1857, बुक का कितना नाम था ये, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू राइट द इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज सैयद अहमद खान, ठीक है। सैयद अहमद खान पहले जो है आपका इंडियन थे जिन्होंने लिखा इस 1857 के अपराइजिंग को इंडियन लैंग्वेज में। कौन थे? सैयद अहमद खान, ठीक है। अब देखिए असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है, ये जो है सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, 1859 में जो है आपका पब्लिश हो गया था। विच कॉजेज द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन डिस्कस्ड, ठीक है। तो क्या कॉजेज थे उसको डिस्कस किया गया था यहाँ पे। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था? आर सी मजूमदार। और मजूमदार का तो अलग ही राग था, उन्होंने ये कहा कि ये तो पहला भी नहीं था, ये राष्ट्रीय भी नहीं था और कोई ये वॉर भी नहीं था इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये मजूमदार कह रहे थे, ठीक है। मजूमदार जो है ये इमिनेंट हिस्टोरियन कहे जाते हैं। स्टेटेड इन हिज बुक दैट सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 जो है उसका क्या था? सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये जो है ना फर्स्ट था, ना नेशनल था और ना ही वो है कोई इंडिपेंडेंस के लिए वॉर था, ठीक है। हु वॉज द प्रोमिनेंट
Indian historian who did not accept 1857 revolt as a revolution, है ना। तो ये जो है इसको क्रांति जो है डॉक्टर आरसी मजूमदार, उन्होंने आरसी मजूमदार ने ये कहा कि कोई क्रांति नहीं थी, ठीक है ना। उनकी एक बुक थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। इन्होंने ये किताब लिखी थी कि ये म्यूटिनी थी, ये जो है कोई आंदोलन नहीं था, कोई क्रांति नहीं थी, ठीक है। मजूमदार का कहना था कि जो ये जो 1857 है वो कोई फर्स्ट नहीं है, कोई नेशनल नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस के लिए वॉर नहीं है, ठीक है ना। अब मेनी पार्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे लोग अनअफेक्टेड थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इस रिवोल्ट से, बहुत सारे लोगों ने अपराइजिंग में पार्ट ही नहीं लिया, तो इसको उन्होंने अपराइजिंग का नाम दे दिया। अपराइजिंग है ये, ठीक है, मतलब एक भीड़ है जो अपनी बात कुछ कह रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, रिवोल्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ये जो है सही बात है कि एक बहुत बड़ा ब्लो मिला था उनको, ठीक है, बहुत बड़ा झटका मिला था, लेकिन हमारे जो ट्रेटर्स थे वो लोग उन्हीं के साथ थे, जो बहुत सारे राजा महाराजा थे, बहुत सारी और जो एरियाज थे, रीजन्स थे, ठीक है। जो मिडिल क्लास थे वो लोग भी सपोर्ट में नहीं थे, जमींदार थे वो लोग भी अगेंस्ट थे। देखिए, इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1857 रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड इन द इंडिया एंड द रेन वाज हेडेड ओवर द क्वीन। 1857 की जो विद्रोह हुई थी उसके बाद प्रोक्लेमेशन हुआ था विक्टोरिया का, हमने देखा था, ठीक है, 1 नवंबर 1858 में, और उसने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब साम्राज्य जो थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं। वो कहती हैं कि जो भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है ये कंपनी की वजह से हुआ है, और हम जो है अब आपके साथ इस तरीके का कोई नहीं होगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाएंगे, ये जो है वो कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया declare the taking over of Indian administration under British Crown? तो ये होता है 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Indians were assured of many things in the declaration by Queen Elizabeth in 1858. Which among of the following assurance was fulfilled by the British government? तो यही जो है एक फुलफिल हुआ था, policy of annexation will be abandoned, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग असोरेंस वॉज फुलफिल्ड? तो ये जो अनेक्सेशन वाली पॉलिसी थी टू बी अबेंडेंड, यही फुलफिल हुई थी, बाकी जो है इनका कोई भी पॉलिसी फुलफिल नहीं हुआ था। देखिए, मेजर रिजल्ट था 1857 का वो ये था कि अब रानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ नवंबर 1 को 1858 को अपने हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं। लॉर्ड कैनियन इलाहाबाद के कोर्ट में जो है वो प्रोक्लेमेशन पढ़ता है, ठीक है ना। द रूथलेस एक्सप्लॉइटेटिव एरा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड। वो कहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बुरा जो रूल था, शासन था इंडिया में, वो खत्म होता है और एक नया एरा से स्टार्ट होगा ब्रिटिश रूल का, है ना। वो डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेगा, ठीक है, ये वो कहता है। दिस प्रोक्लेमेशन इंक्लूडेड द अमेंडमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है, एनेक्सेशन वाली जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी जाएगी। एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, लेकिन ये जो है माना नहीं गया, कहा गया था सिर्फ एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ये भी नहीं समझा गया। सेम जुडिशियल फैसिलिटीज टू एवरीवन, ये भी गलत था। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग ऑल, ओनली अबेंडमेंट ऑफ द पॉलिसी, एक ही चीज़ मानी गई, अबेंडमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन वॉज फॉलोड, ये एक चीज़ फॉलो की गई थी। नेक्स्ट हमारा है कि क्या ऑब्जेक्टिव था क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन का? तो पहला ये था कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंट और एनेक्स द इंडियन स्टेट, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो दोनों ही सही था कि कोई जो है डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द, उन्होंने कहा कि हम इंडियन टेरिटरी को अनेक्स नहीं करना चाहते हैं, हम उसको अपने अंडर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया काम करेगी, ठीक है, मतलब इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेगी, ये उनका कहना था। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है 1858 में, उसको कहते हैं एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इंडिया। उसमें क्या मेंशन होता है वो देखते हैं। द कंपनीज टेरिटरीज, जो कंपनी की टेरिटरी होती है इंडिया में, वो आर गवर्न बाय द क्वीन। अब क्वीन जो है गवर्न करेगी, कंपनी को अब कोई एक्सरसाइज, कोई पावर नहीं मिलेगी इंडिया की टेरिटरी पे। अब इंडिया जो है सीधे क्वीन के नाम से जो है गवर्न की जाएगी। क्वींस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिसीव द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज कोर्ट डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो अब जो है ये पावर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में चली जाएगी। पहले वायसराय होता था ना, किसमें, कंपनी में, लेकिन अब कंपनी में वायसराय हटा दी, कंपनी की कोई अथॉरिटी ही नहीं रह गई, तो वायसराय की कोई बात ही नहीं है। तो अब एक नया जो है
आपका ऑफिशियल एक बनाया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारी चीज़ें देखेगा, वायसराय का कोई नाम नहीं रहेगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ 15 लोगों की मेंबर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी उनके काम करने के लिए, ठीक है। एक एडवाइजरी बॉडी जो है बॉडी होगी, एडवाइजरी बॉडी इंडियन अफेयर्स के लिए एडवाइजरी बॉडी होगी जो एडवाइस करेगी सिर्फ, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होगा ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम होगा कि वो एक चैनल होगा जो कम्युनिकेशन करेगा। क्राउन वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसीज। तो प्रेसिडेंसीज के लिए गवर्नर या गवर्नर जनरल क्राउन जो है क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। इंडियन सिविल सर्विसेज जो है बनाया जाएगा, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर जो है एक इंडियन सिविल सर्विसेज जो है का गठन किया जाएगा। ऑल द प्रॉपर्टीज एंड अदर असेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो ट्रांसफर टू द क्राउन, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो क्राउन के नाम से जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्राउन अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड रिलेटेड ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सो फोर्थ। तो जो इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की अब जो है वो क्राउन के हाथ में, क्राउन सब कुछ देखेगी, क्राउन सब कुछ मैनेज करेगी। तो मतलब अब छोटी मछली से निकलकर इंडिया एक बड़ी मछली के मुंह में जाने वाली थी, ठीक है। तो ये जो है क्राउन जो है अब ये कंपनी को हटा के अपने आप आएगी। Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppression of revolt of 1857, ठीक है। तो आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देख लीजिएगा। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पील कमीशन आई थी। कौन सी? पील कमीशन आई थी, ठीक है। पील कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहाँ पे जो है कई सेगमेंट में आर्मी को डिवाइड किया गया, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के और रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। कमीशन अब क्या रिकमेंड करती है कि 1:2 का रेशियो होना चाहिए ब्रिटिशर्स का और इंडियन सोल्जर्स का, ठीक है। पहले ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स का, ब्रिटिशर्स अगर 1 हो तो 2 इंडियन सोल्जर्स हो, और बंगाल में 1:3, ठीक है। और मद्रास में जो है रेशियो इन मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो ये जो है 1:3 बॉम्बे और मद्रास में, 1:2 जो है कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल ही ज़्यादा जो है सेंटर था, तो वहाँ पे 2 इंडियन पे 1 ब्रिटिश, यहाँ पे जो है मद्रास और बॉम्बे में 3 इंडियन पे 1 ब्रिटिश भी चलेगा। तो ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन करने की बात की गई। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द, कहाँ पे, कहाँ के सोल्जर्स को लिया? गोरखास याद है ना, लखनऊ में जब रिवोल्ट को ये दबाना था, म्यूटिनी को, तो गोरखास ने खूब हेल्प किया था इनकी। सिख और पंजाब लोग, पंजाब जो थे, पंजाबीज थे जो, वो सब खूब सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो इन्हीं लोग को जो है सेना में इन लोगों ने लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, हाँ ये देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम द गोरखास, सिख्स, पंजाबीज इन द नॉर्थ, and in the enhancement of the 1857 the soldiers from the Uttar Pradesh, Bihar played an important role. So British government, because of suspicion about, तो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में जो यूपी और बिहार के सोल्जर्स थे उनके लिए सस्पिशन था, उनको बहुत कम लिया जाता था, जो लोग सपोर्ट किए थे उन्हीं को ज़्यादा वो रिक्रूट कर रहे थे। जो रिवोल्ट था उसमें 60% जो सोल्जर्स थे वो बंगाल आर्मी से थे, वो अवध से थे, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है ना। इंडियन आर्मी was responsible for mutiny in 1857 and on 1st November 1858 जो क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर कर देती हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी। तो ये जो आर्मी थी वही म्यूटिनी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थी। पील कमीशन आया तो उसने कह दिया कि डिफरेंट रिलीजन के, कास्ट और ये सब के उसमें डिवाइड कर देंगे आर्मी को, और 1:2 कहाँ पे? बंगाल में, और 1:3 जो है मद्रास में जो है वो दिया जाएगा कि एक अगर आदमी जो है अंग्रेज होगा तो 2 आदमी जो है बंगाल में जो है इंडियन हो सकते हैं, और एक आदमी अगर जो है वो है तो 3 आदमी जो है इंडियन हो सकते हैं, 1 ब्रिटिश 3 इंडियन मद्रास में। तो ये रेशियो उन्होंने रिकमेंड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो इसमें वीडियो जो हमारा होगा नेक्स्ट वाले में, उसमें हम अदर पीपल मूवमेंट, ठीक है, अदर मूवमेंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आपको इसके बाद कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है घटना चक्र को देखिए, पढ़िए, सब कुछ यहाँ पे कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।